तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई दी फैमिली मैन सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को। तो शुरुआत में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो हथियार लेकर समुद्र के रास्ते भाग रहे थे। इन तीनों का नाम है आसिफ, मूसा और अब्बू। वो तीनों काफी दिनों से लक्षद्वीप के एक आइलैंड पर छिपे हुए थे, लेकिन जब वो भाग रहे थे तभी इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद हम श्रीकांत तिवारी को देखते हैं जो कि NIA की टास्क थ्रेट एनालिसिस एंड सर्वेलेंस सेल के लिए काम करता है। उसकी पत्नी का नाम सुचित्रा है, लोग उसे सूची बुलाते हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, अथर्व और धृति। दोनों ही बच्चे बहुत शरारती हैं और अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। उन्हें घर का खाना भी पसंद नहीं आता और ज्यादातर बाहर का खाना पसंद करते हैं। श्रीकांत के ऑफिस से उनके कलीग जेके का लगातार फोन आते रहता है, लेकिन श्रीकांत उनका फोन नहीं उठाता। सूची एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर है और उसे उस दिन कॉलेज जल्दी जाना होता है, इसीलिए वो श्रीकांत से दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने को बोलती है। श्रीकांत दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है और बच्चों को अपने पिता की गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो गाड़ी एकदम खटारा थी। अथर्व अपने पिता को कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन श्रीकांत अपने प्रेजेंट काम से बहुत खुश है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने पर उनके बॉस उन दोनों को मतलब श्रीकांत और जेके से बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि वो हमेशा देर से आते थे। बॉस उन दोनों को अजीत के बारे में बताते हैं कि अजीत को उसके 2 साथियों के साथ कोची में पकड़ा गया है। वो तीनों लक्षद्वीप में छिपे हुए थे और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। ये भी बताया जाता है कि अजीत मुंबई हाई कोर्ट पर हुए हमले और तिरुवनंतपुरम पर हुए हमले में प्राइम सस्पेक्ट है और वो तीनों ISIS के लिए काम करते हैं। इसीलिए उन तीनों से पूछताछ करने के लिए श्रीकांत और जेके को भेजा जाता है। उनका साथ देने के लिए IB से एक लड़की भी ट्रांसफर होकर आई है जिसका नाम जोया है और इन दोनों के साथ फोर्स 1 की टीम भी मदद करने के लिए आएगी। तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहां उन तीनों आतंकवादियों को लाया जा रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फोर्स 1 के लीडर इमरान पाशा उनका इंतजार कर रहे थे। वो बताते हैं कि फ्लाइट लेट है और इंतजार करना होगा। थोड़ी देर के बाद श्रीकांत को उसकी बेटी धृति के स्कूल से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी को सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि उसकी बेटी अनप्रेस्क्राइब्ड टैबलेट स्कूल में लाई थी और उसका इस्तेमाल कर रही थी। ये सुनकर श्रीकांत काफी टेंशन में आ जाता है और अपनी बेटी के स्कूल चला जाता है। प्रिंसिपल श्रीकांत को वो टैबलेट दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी टैबलेट है। श्रीकांत बताते हैं वो जानते हैं ये कौन सी टैबलेट है, लेकिन उसका नाम नहीं पता। बार बार श्रीकांत को जेके का फोन आता है। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत गुस्से में आ जाते हैं। श्रीकांत प्रिंसिपल से झूठ कहता है कि उसके दोस्त का नाम जेके है और उसकी पत्नी भाग चुकी है और उसकी जिंदगी में कोई है नहीं। उसे लगता है कि वो अकेला है, इसलिए वो हमेशा मुझे फोन करते रहता है। उधर एयरपोर्ट में देखते हैं कि तीनों आतंकवादियों को एयरपोर्ट लाया जाता है और पाशा जेके और जोया को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। जेके और जोया भी उनके साथ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिस गाड़ी में तीनों आतंकवादी बैठे हुए थे उसमें अजीत अपने हाथों की हथकड़ी खोल लेता है और दोनों हवलदारों पर हमला करने लगता है। हाथापाई के कारण गाड़ी पलट जाती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। पता लगाने पर पाशा और उनकी टीम को पता चलता है कि वो तीनों धरावे की बस्ती में अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। पाशा, जेके और बाकी टीम उन तीनों को पकड़ने के लिए बस्ती की ओर चले जाते हैं। इधर स्कूल में श्रीकांत को जेके मैसेज करके बताते हैं कि तीनों आतंकवादी भाग चुके हैं। ये जानकर श्रीकांत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और प्रिंसिपल को बताता है कि उसका दोस्त जेके अपने घर के छत पर जाकर खड़ा हो गया है और वो वहां से कूदने वाला है। वो कहता है कि अगर वो उसे बचाने नहीं गया तो उसका दोस्त मर जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि वो उसकी बेटी को सस्पेंड कर देगी। श्रीकांत प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि सस्पेंशन की बात वो कल आकर करेगा। फिलहाल वो ये बात कहकर वहां से चला जाता है। इधर बस्ती में पाशा अपने साथी को दूसरे रास्ते की ओर ढूंढने के लिए भेज देता है और खुद जेके और जोया के साथ मिलकर दूसरी ओर तीनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पाशा एक घर की छत पर जाकर उन तीनों भागते हुए आतंकवादियों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। जोया उन दोनों आतंकवादियों को ढूंढ रही थी और वो एक घर में देखती है कि वो तीनों आतंकवादी वहां बैठे हुए थे। अजीत अपनी बंदूक निकालकर जोया पर हमला करता है, तभी वहां पाशा और जेके पहुंचते हैं और उन तीनों पर हमला करते हैं। वो तीनों आतंकवादी वहां से भागते हैं, लेकिन पाशा अब्बू और अजीत को गोली मार देता है। मूसा के कंधे में गोली लगती है और वो घायल हो जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर एक घर के अंदर छुप जाता है। श्रीकांत मूसा से बात करता है कि वो उसे बचा सकता है और वो उसे सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन मूसा मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। श्रीकांत मूसा से मिलने के लिए घर के अंदर चला जाता है और उसे समझाता है कि वो लोग उसकी मदद करेंगे। मूसा बताता है वो आतंकवादी नहीं है और वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है और वो सिर्फ अपनी माँ के पास जाना चाहता है जो गाँव में रहती है। और ये जो भी हो रहा है ये सब अजीत के वजह से हो रहा था। श्रीकांत एक बार फिर झूठ बोलता है और अपनी माँ के बारे में बताता है कि जब उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था और वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार
संस्कार भी नहीं कर पाया। श्रीकांत मूसा के सामने रोने लगता है और ये देखकर मूसा उसके ऊपर यकीन करने लगता है। आखिरकार मूसा सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। जोया आकर बताती है कि अब्बू मर चुका है, लेकिन अजीत की हालत बहुत खराब है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके बाद हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके को दिखाया जाता है। यहाँ हम मेजर समीर को देखते हैं जो मोहम्मद फैजान से मिलने आते हैं। फैजान मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और उसके पीछे अमेरिका बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और उस पर $1 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। फैजान को बलूचिस्तान के एक खुफिया इलाके में रखा जाता है ताकि किसी को पता न चले। समीर फैजान से बात करता है कि उसने सीरिया से जो 3 मुजाहिद भेजे थे वो पकड़े जा चुके हैं। फैजान ने इन तीनों को एक मिशन के लिए भेजा था, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इसलिए समीर एक और मुजाहिद का इंतजाम करने के लिए बोलता है जो पहले से ही भारत में रहता है। समीर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो और उनके सीनियर मिलकर भारत के खिलाफ एक मिशन की प्लानिंग बना रहे हैं, जिसके चलते भारत में बहुत ज्यादा तबाही होगी। पाकिस्तान के द्वारा भारत में जितने हमले करवाए गए थे उनके खिलाफ भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए पाकिस्तान एक और हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके कारण भारत मजबूर होकर पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया का तख्ता बदल देगा। इसीलिए इस मिशन का नाम मिशन जुल्फिकार रखा गया है। फैजान बताता है कि भारत में उसका एक आदमी रहता है जिसका नाम साजिद है और वो भी एक मुजाहिद है। समीर उसे तुरंत साजिद को मैसेज भेजने को बोलता है कि उसके लिए एक मिशन आने वाला है। इधर हम साजिद को देखते हैं जो एक बॉम्ब बनाता है और उसे एक स्कूटर के अंदर रख देता है। श्रीकांत जो अपने परिवार के लिए एक घर खरीदना चाहता था पर उसके पास पैसे ही नहीं है, इसलिए वो लोन के लिए अप्लाई करता है। ऑफिस से घर वापस आने के बाद सूची उससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि आज प्रिंसिपल ने श्रीकांत को ऑफिस बुलाया, लेकिन श्रीकांत बात पूरी किए बिना वहां से चला गया, जिसके चलते प्रिंसिपल ने धृति को सस्पेंड कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि सूची जिस कॉलेज में काम करती है वहाँ एक और प्रोफेसर भी काम करता है जो उसका दोस्त भी है और उसका नाम अरविंद है। अरविंद कॉलेज की नौकरी छोड़ देता है और अगले दिन उसकी फेयरवेल पार्टी होती है। इधर साजिद देर रात स्कूटर लेकर एक बिजी रोड के किनारे स्कूटर खड़ा देखता है जिसके अंदर बम रखा हुआ था और वो बम को एक्टिवेट कर देता है। श्रीकांत अपना चेकअप कराने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसका शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर उसे बाहर का खाना खाने और शराब पीने से मना कर देता है। तभी उसे जेके का फोन आता है जो बताता है कि स्कूल के बाहर एक स्कूटर में बॉम्ब मिला है जो एक्टिवेट हो चुका है। श्रीकांत और जेके तुरंत स्कूल के सामने पहुंचते हैं जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। बॉम्ब डिफ्यूजर को भी बुलाया जाता है। बॉम्ब डिफ्यूजर स्कूटर के पास बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए चले जाते हैं और स्कूटर की डिक्की खोलते हैं जिसमें बम रखा हुआ था। वो लोग बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बॉम्ब फट जाता है। ये देखकर श्रीकांत हैरान हो जाता है। जब ये बात श्रीकांत के बॉस को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इस बॉम्ब के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। श्रीकांत बताता है कि ये कोई लोकल गुंडे का काम है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो बोलता है। इसके बाद श्रीकांत हॉस्पिटल जाता है आसिफ से मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि आसिफ की हालत खराब है और वो कोमा में है और उसे कब होश आएगा ये किसी को नहीं पता। इसके बाद वो मूसा से मिलने के लिए जाता है जिसे अलग कमरे में रखा गया था। वहाँ उसके लिए नर्स मैरी खाना लेकर आती है। श्रीकांत मूसा के कमरे में आता है और उससे मिशन के बारे में पूछने लगता है। मूसा बताता है कि वो ऐसा आदमी नहीं है बल्कि आसिफ ने उसे ऐसा बनाया है। मूसा बताता है कि आसिफ ने उसे ये बताया था कि भारत के खिलाफ एक बड़ा मिशन आने वाला है। श्रीकांत मिशन के बारे में पूछता है कि मिशन में क्या होने वाला है, लेकिन मूसा बताता है कि उससे मिशन के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि आसिफ और अबू अब दोनों मर चुके हैं और इन दोनों के बिना मिशन खत्म हो चुका है। श्रीकांत बताता है कि आसिफ जिंदा है और कोमा में है और उसे याद करने के लिए बोलता है कि आसिफ ने मिशन के बारे में क्या बताया था। इसके बाद श्रीकांत अपने बॉस को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चला जाता है। बॉस उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं कि वो लोग कैसे हैं क्योंकि श्रीकांत पर वो बहुत भरोसा करते हैं। श्रीकांत बताता है कि उसकी पत्नी चाहती है कि वो ये नौकरी छोड़कर कोई प्राइवेट नौकरी करे, लेकिन उसके बॉस समझाते हैं कि देश को तो सुरक्षा की भी जरूरत है। इसलिए वो श्रीकांत पर बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर बलोचिस्तान में हम देखते हैं कि मेजर समीर अपने सीनियर से मिलने के लिए आता है। उसका सीनियर मिशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। समीर बताता है कि उनके 2 आदमी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन किसी को भी मिशन के बारे में पता नहीं चला। समीर ये भी बताता है कि फैजान ने कहा था कि भारत में एक और आदमी है जिसका नाम साजिद है जो उनका मिशन पूरा करने में मदद करेगा। सीनियर उसे बताते हैं कि अगर मिशन जुल्फिकार कामयाब नहीं हुआ तो पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान भी भारत के कब्जे में आ जाएगा। उसके बाद सूची को देखते
देखते हैं जो आखिरी बार अरविंद से मिलती है। अरविंद उसे ये नौकरी छोड़ देने के लिए और उनके साथ उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन सूची को पैसे नहीं चाहिए थे। उसे कॉलेज में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो ये जॉब इसीलिए करती है ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सके। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत अपनी बेटी का सस्पेंशन रुकवाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी के वेबसाइट पर जाकर अपनी बेटी के स्कूल के नाम पर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस भेजता है। उसके कुछ दिन बाद म्यूनिसिपैलिटी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर स्कूल की बिल्डिंग तोड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी वहां श्रीकांत अपनी बेटी को लेकर आता है और नगर पालिका के आदमी से बात करने की कोशिश करता है। स्कूल के प्रिंसिपल को सुरक्षा विभाग से कोई नोटिस नहीं आया था। श्रीकांत नगर पालिका के मैनेजर को फोन करता है जो कि उसका दोस्त है, और उसके बाद बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर रद्द हो जाता है। नगर पालिका का आदमी बुलडोजर लेकर चला जाता है और बताता है कि ये ऑर्डर किसी दूसरे स्कूल का आया था और गलती से वो इस स्कूल में आ गया। ये सब देखकर प्रिंसिपल श्रीकांत से इम्प्रेस हो जाती है और धृति का सस्पेंशन कैंसिल हो जाता है। घर में भी धृति अपनी माँ को ये सारी बात बताती है कि कैसे प्रिंसिपल ने म्यूनिसिपैलिटी से उनके स्कूल को बचाया। सूची के मन में भी इच्छा थी कि वो भी ये जॉब छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करे, इसलिए वो श्रीकांत से बात करती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी क्योंकि वो बहुत साल से कॉलेज में पढ़ा रही है और अब उसे ये जॉब करना पसंद नहीं। श्रीकांत उसे समझाता है कि ये जॉब बहुत ही अच्छा है और उसके बाद तुम अपने बच्चों को भी समय दे सकती हो। ये सुनकर सूची गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बच्चों को संभालना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी। तभी श्रीकांत के मोबाइल पर रेड लिखा हुआ मैसेज आता है। इंटेलिजेंस टीम का एक मेंबर अपने सारे बॉस को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता है और बताता है कि उनकी टीम में एक सोशल मीडिया पेज पर है जिसका नाम ऑल माइटी आर्मी है और उनकी टीम इस पेज को 6 महीने से ट्रैक कर रही है। इसमें 16 बार ऑरेंज का सिग्नल दिया गया और इस पेज से जुड़े 3 लोग हैं, अरशद, हुसैन और रियाज, और ये तीनों लोग एक गेमिंग कंपनी के लिए काम करते हैं। ये तीनों एक साथ दुबई भी गए थे और हाल फिलहाल में हुसैन ने टर्की से वीजा के लिए अप्लाई भी किया था और ये तीनों सीरिया में रह रहे हैं। आईएसआईएस मिलिटेंट से बातें भी करते हैं। सभी एक मीटिंग करने के लिए आते हैं और मीटिंग में फैसला करते हैं कि इन तीनों को एक साथ पकड़ना होगा क्योंकि यही तीनों उन्हें उस बॉम्बर तक लेकर जा सकते हैं जिसने स्कूल के सामने ब्लास्ट करवाया था, यानी साजिद। अगले दिन सभी गेमिंग कंपनी के पास चले जाते हैं और वहां के मैनेजर से इन तीनों की तस्वीर दिखाते हैं। मैनेजर बताता है कि ये तीनों काफी दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। श्रीकांत समझौते के तौर पर कहता है कि वो सिर्फ इन तीनों से बात करना चाहते हैं और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सभी ऑफिस के अंदर आते हैं, लेकिन अरशद, हुसैन और रियाज को पता चल जाता है कि वो सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं, इसलिए वो एक एक करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुसैन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। श्रीकांत और जेके हुसैन को भागते हुए देखते हैं और दोनों हुसैन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। श्रीकांत भागते भागते थक जाता है, इसलिए वो एक स्कूटी वाली औरत से मदद मांगता है। श्रीकांत स्कूटी पर बैठकर हुसैन को पकड़ने के लिए जाता है। हुसैन भी दौड़ते दौड़ते थक जाता है और आखिरकार श्रीकांत उसे पकड़ ही लेता है। तीनों को पूछताछ करने के लिए ले जाया जाता है। इधर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है जिसके पास पैसे नहीं थे। पैसे के बदले वो डॉक्टर को एक एप्पल देकर चला जाता है। डॉक्टर समझ जाता है और वो दुकान पर जाकर सेब खरीदता है, लेकिन वो गलती से अपना पर्स दुकान में ही छोड़ देता है। दुकान के पास एक और लड़का खड़ा था जो उसका पर्स लेकर उसे वापस कर देता है, लेकिन पर्स के अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा था। उस लड़के का नाम है करीम। इधर इन तीनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया था और तीनों को काला घोड़ा के बारे में पूछा जाता है कि यह है क्या, क्योंकि स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद रियाज ने एक पोस्ट लिखा था जिसमें काला घोड़ा लिखा हुआ था। लेकिन तभी श्रीकांत को उसके बॉस का फोन आता है जो बताते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रॉ के एक एजेंट ने बताया कि भारत के खिलाफ एक बड़ा मिशन प्लान हो रहा है। वो तीनों मतलब के अजीत, मूसा और अब्बू को जो कोची में पकड़े गए थे वो इस मिशन में शामिल थे और भारत में एक और आदमी है जिसे इस मिशन में शामिल किया जा रहा है और इस मिशन का नाम है मिशन जुल्फिकार। यहाँ हमने पाकिस्तान में जिस डॉक्टर को देखा था जो सेब खरीदने के लिए गया था वही भारत का रॉ एजेंट है जिसने यह खबर दी है। बॉस श्रीकांत को मिशन जुल्फिकार के बारे में पता लगाने को बोलते हैं। श्रीकांत वापस से उन तीनों से पूछताछ करने के लिए चले जाता है। श्रीकांत हुसैन को बंदूक से धमकाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हुसैन सब कुछ सच सच बताने लगता है। उसे देखकर बाकी 2 लोग भी सब कुछ बताने लगते हैं। वो लोग बताते हैं कि इन तीनों से सिर्फ मैसेज से बात की जाती थी। वो तीनों ये भी बताते हैं कि विक्टोरिया कॉलेज के सामने
सामने एक ड्रॉप बॉक्स है और जब भी उस ड्रॉप बॉक्स से कुछ निकालना होता है तभी उनके मोबाइल पर मैसेज आता है। उन तीनों को लग रहा था कि जो उन्हें मैसेज करता है वो शायद विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, इसलिए श्रीकांत फैसला करता है कि वो विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में जाकर छानबीन करेगा। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम करीम है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जोनाली के साथ मिलकर फिल्म देखने के लिए आता है। फिल्म खत्म होने के बाद भारत का नेशनल एंथेम बजने लगता है। सभी लोग वहाँ एंथेम के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन करीम बैठा रहता है। सभी लोग उसे खड़े होने के लिए बोलते हैं लेकिन करीम बताता है वो पाकिस्तान से है और ये उसका नेशनल एंथेम नहीं है, इसीलिए सभी लड़के उसे मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद करीम विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में आता है। इसका मतलब यह है कि करीम शायद वही लड़का है जो अरशद, हुसैन और रियाज को मैसेज भेजता था। कार्यकर्ता उनकी गाड़ी को रोक देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गाड़ी के अंदर गौमांस ले जाया जा रहा है वो सभी उन दोनों मुसलमानों को मारने लगते हैं। ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और पता चलता है कि वो दोनों मुसलमान मारे जा चुके हैं। ये देखकर करीम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने का फैसला करता है। इसके बाद करीम हॉस्टल के बाहर चाय पीने के लिए जाता है। वो वहाँ शिंदे नाम के एक आदमी को देखता है जिसकी चाय की दुकान है। वो करीम से कहता है कि चाय बनाने में 15 मिनट लगेंगे। ये सुनकर करीम वहां से वापस चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिंदे एक पुलिस वाला है और वो करीम पर नजर रखने के लिए आया है। उसके ठेले में एक जासूसी कैमरा लगा हुआ है जिससे वो करीम पर नजर रख सके। इधर श्रीकांत फिर से मूसा से मिलने के लिए जाता है और मिशन जुल्फिकार के बारे में पूछता है, लेकिन मूसा को मिशन जुल्फिकार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। मूसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बताता है कि 2002 में जो दंगा हुआ था उसमें उसके पूरे परिवार की हत्या हो गई थी, लेकिन आखिर में उसकी माँ बच गई, इसलिए वो हमेशा अपनी माँ के पास जाना चाहता है। श्रीकांत वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। तभी इंस्पेक्टर सुरेश उसे फोन करके बताता है कि उन्होंने 4 एंटी नेशनल लड़कों को पकड़ा है। चारों उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। चारों के नाम जुनैद, सैथ, साजिद और अमीर हैं। चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब पुलिस स्टेशन में श्रीकांत जेके के साथ मिलकर पहुंचता है। पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश बताते हैं कि ये सभी राष्ट्र विरोधी हैं और बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो वो श्रीकांत को बताएंगे। इधर अरविंद सूची को फोन करके अर्जेंटली एक जगह बुलाता है। सूची जब वहां पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि अरविंद उसे अपने बॉस से मिलवाना चाहता है। ये सुनकर सूची चौंक जाती है। वो ऐसा नहीं चाहती थी और वो तो इंटरव्यू के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरह सूची अरविंद के बॉस से बात कर रही थी उसका बॉस सूची से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। सूची अपना जॉब बदलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो कॉलेज में प्रोफेसर है और उसके बाद वो अपने घर में अपने बच्चों को भी समय दे पाती है। लेकिन अगर वो ये जॉब छोड़ देती है और अरविंद की कंपनी ज्वाइन कर लेती है तो वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएगी। इधर हम अल्ताफ को देखते हैं जो कि करीम से मिलने के लिए आता है। करीम बताता है कि वो उसके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला काम करना चाहता है, लेकिन अल्ताफ बताता है कि उसके लिए एक बड़ा काम आने वाला है जिसे वो मना नहीं कर सकता। इधर श्रीकांत अपने बच्चों के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आता है, लेकिन धृति अपने फोन से किसी को बार बार मैसेज कर रही थी। श्रीकांत को लगता है कि शायद धृति का कोई बॉयफ्रेंड होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर शिंदे जो चाय की दुकान में बैठा हुआ था उसका कैमरा का मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। वो कैमरा का मेमोरी कार्ड बदलने लगता है। तभी वहाँ करीम आता है और वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो सामान रखा हुआ था उसे निकाल कर जाने लगता है और शिंदे उसका पीछा करता है। तभी श्रीकांत को एक फोन आता है और वो तुरंत अपने ऑफिस में पहुंचता है। इधर एक वीडियो वायरल होता है जहाँ एक पार्टी का कार्यकर्ता मुसलमानों की हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि मुसलमान गौ मांस की तस्करी कर रहे थे और इसी को खत्म करने के लिए वो लोग फैसला करते हैं कि मुसलमानों पर एक्शन करनी होगी। ये पूरा वीडियो करीम और उसके दोस्त देखते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। श्रीकांत ऑफिस वापस आने के बाद उन्हें करीम के बारे में पता चलता है। वो 4 साल से मुंबई में रह रहा है और विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। इंस्पेक्टर शिंदे भी वहाँ पर थे, लेकिन जब करीम ड्रॉप बॉक्स से अपना सामान निकाल रहा था बस तब की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। उन्हें एक और वीडियो मिलता है जहाँ पार्टी का कार्यकर्ता मुसलमानों पर कार्यवाही करने की बात करता है। तभी पार्टी के कार्यकर्ता पर इंक से हमला होता है। ये सब देखकर श्रीकांत फैसला करता है कि करीम और उसके लड़कों को पकड़ना पड़ेगा। अगले दिन जेके विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचता है और वहां जाकर प्रिंसिपल से बात करता है। कहता है कि वो एक पेस्टिसाइड कंपनी से आए हैं और उनकी कंपनी को पता चला है कि उनके हॉस्टल में एक जानलेवा बीमारी नोटिस की गई है जिसे खत्म करने के लिए उन्हें पूरे हॉस्टल में पेस्टिसाइड डालना होगा। ये सुनकर प्रिंसिपल तुरंत पेस्टिसाइड लगाने का आदेश देता है। 2 ऑफिसर्स पेस्टिसाइड
पेस्टिसाइड का मशीन लेकर हॉस्टल पहुंचते हैं और सारे स्टूडेंट को बाहर निकाला जाता है। जिस तरफ करीम का कमरा था उस कमरे में एक ऑफिसर जाता है और उसके कमरे में कैमरा लगा देता है। तभी करीम अपने कमरे में पहुंचता है और वो ऑफिसर पेस्टिसाइड का ड्रेस पहनकर वहां से वापस चला आता है। कैमरा फिट करने के बाद 24 घंटे करीम पर नजर रखी जा रही थी। इधर अथर्व का जन्मदिन मनाया जा रहा था। परिवार के सारे लोग भी आए हुए थे और श्रीकांत का भाई और उसकी पत्नी भी आई हुई थी। जब करीम के कमरे पर नजर रखी जा रही थी तभी उसे मिलने के लिए कोई आता है और उन लोगों को पता चलता है कि करीम कुछ बड़ा करने वाला है और कुछ नामों की लिस्ट मांगने वाला है जिसके साथ वो बुरा करने वाला है। इधर पार्टी में श्रीकांत अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसका भाई सुरेन उन्हें ये नौकरी छोड़ने के लिए बोलता है और उसके साथ आईटी कंपनी ज्वाइन करने को बोलता है, क्योंकि वो जो नौकरी कर रहा है उसमें ज्यादा पैसे नहीं है और पूरी जिंदगी बिना पैसे के नहीं गुजारी जा सकती, इसीलिए वो उसे आईटी कंपनी ज्वाइन करने को बोलता है। लेकिन श्रीकांत बताता है कि अगर देश खतरे में है तो उसे बचाएगा कौन, देश की जिम्मेदारी भी किसी को लेनी तो पड़ेगी। तभी श्रीकांत और जेके को रेड लिखा हुआ मैसेज आता है। वो लोग समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है। वो लोग तुरंत जोया और मिलिंद से मिलने के लिए जाते हैं जो करीम के कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे थे। श्रीकांत जब अपने घर से निकलता है वो सूची के फोन में देखता है कि कोई अनजान आदमी उसे एक मैसेज करता है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सूची किसी अनजान लड़के से बात करे। उसे लग रहा था कि सूची उसे धोखा दे रही है, लेकिन जेके समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो शायद सूची का दोस्त भी तो हो सकता है। श्रीकांत जब जोया और मिलिंद से मिलने के लिए आता है उन्हें बताया जाता है कि करीम से मिलने के लिए इकबाल नाम का आदमी आया था जो किसी माल के बारे में बात कर रहे थे जो उनके पास कल तक पहुंच जाएगा और कुछ नामों की लिस्ट के बारे में भी बात कर रहे थे और ये सब कुछ निस्सार नाम का आदमी संभाल रहा है। तभी कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि हॉस्टल की बिजली चली गई। मिलिंद तुरंत हॉस्टल के बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन वहां से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखता है कि करीम निस्सार और इकबाल के साथ मिलकर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। करीम बताता है कि उसका कोई पीछा कर रहा था क्योंकि हॉस्टल के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें जोया और मिलिंद 24 घंटे उस पर नजर रख रहे थे। करीम को लग रहा था उस पर नजर रखी जा रही है, इसीलिए वो भाग गया। इधर करीम को वो माल मिल जाता है जिसके बारे में वो बात कर रहा था और उसकी डिलीवरी कराने के लिए वो नकली गाड़ी और यूनिफॉर्म का इंतजाम करता है। इधर श्रीकांत अपने बॉस को बताता है कि करीम को शायद पता चल गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहां से भाग चुका है। पता लगाने के लिए उन्हें उसके घर का सर्च वारंट चाहिए ताकि वो सब उसके होटल रूम में जाकर कमरे की तलाशी लें। सर्च वारंट निकालने के बाद पुलिस वाले करीम के हॉस्टल रूम में तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में मूसा को दवाई देने के लिए नर्स मैरी आती है और उसे दवाई देती है, लेकिन मूसा बताता है कि वो बहुत बुरा इंसान है और उसने बहुत बुरे काम किए हैं। उसे आईसिस के पास ले जाया गया जहां उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया था और उसके साथ बहुत गलत काम करवाया गया। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि उसे बस अपनी माँ के पास जाना है। इधर सूची अरविंद के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। तभी श्रीकांत सूची को फोन करता है क्योंकि सूची उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो कहती है वो बाद में फोन करेगी। श्रीकांत समझ जाता है कि सूची उसे झूठ बोल रही है। वो सूची का नंबर ट्रेस करता है और पता चलता है कि वो एक रेस्टोरेंट में है। श्रीकांत जेके के साथ मिलकर रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां वो देखता है कि सूची किसी आदमी के साथ थी। श्रीकांत दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाता है और सूची उन्हें देख लेती है। सूची श्रीकांत के पास जाकर बताती है कि वो अपनी नई नौकरी के लिए यहाँ मीटिंग करने आई थी। श्रीकांत को लग रहा था कि सूची उसे धोखा दे रही थी और अरविंद उसका शायद नया बॉयफ्रेंड है। यह देखकर श्रीकांत वहां से गुस्से में चला जाता है। श्रीकांत वापस ऑफिस आता है और उसे पता चलता है कि करीम ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें MP देशपांडे मुसलमानों के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा था और MP देशपांडे भिंडी बाजार के आसपास रहता है और करीम भी उसी बाजार के आसपास ही था। इसलिए श्रीकांत को यकीन हो जाता है कि करीम और उसके आदमी देशपांडे पर हमला करने वाले हैं। इसलिए श्रीकांत पाशा को फोन करता है और भिंडी बाजार में देशपांडे के घर के आसपास नजर रखने को बोलता है। श्रीकांत और जेके तुरंत भिंडी बाजार पहुंचते हैं। दूसरी तरफ गली में करीम, निसार और इकबाल तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे और अपना माल लेकर देशपांडे के घर की ओर जा रहे थे। तभी सामने से पुलिस की टीम आ जाती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। करीम और बाकी दोनों वहां से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। पुलिस वाले निसार और इकबाल को गोली मार देते हैं और करीम वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन आखिर में करीम भी मर जाता है। इसके बाद वो सभी उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं। करीम के पास जो माल था उसे खोला जाता है और वो लोग देखते हैं कि उसमें बीफ रखा हुआ है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि करीम के पास बहुत सारा हथियार हो सकता है और वो देशपांडे
पांडे को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन असल में करीम देश पांडे को गौ मांस खिलाना चाहता था। ये सब हो जाने के बाद सभी लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि करीम और उसके साथियों को बिना किसी बड़े कारण के मार दिया गया। इसीलिए वो लोग एक झूठी कहानी बनाते हैं कि करीम और उसके साथी आतंकवादी थे और वो लोग देश पांडे को मारने के लिए आए थे और एनकाउंटर में तीनों की मौत हो गई। ये सब हो जाने के बाद श्रीकांत काफी दुखी था और शराब पीकर सुबह सुबह अपने घर वापस आता है। घर आते ही वो अपनी पत्नी के साथ लड़ने लगता है, क्योंकि सूची बिना बताए किसी आदमी के साथ रेस्टोरेंट मिलने के लिए चली गई थी। सूची श्रीकांत को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी नई जॉब के बारे में डिस्कशन करने गई थी। अब वो श्रीकांत से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन श्रीकांत और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। ये सारी बात उसके दोनों बच्चे भी सुन लेते हैं। अब सुबह होते ही सूची अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लेकर चली जाती है। श्रीकांत नींद से उठता है और टीवी चलाता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि 3 आतंकवादी मिलकर MP देश पांडे पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया और उनके पास से बहुत सारा हथियार मिला। ये खबर सुनकर श्रीकांत काफी दुखी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर करीम आतंकवादी नहीं था तो वो ड्रॉप बॉक्स के पास क्यों था। शायद इन लोगों को कोई धोखा दे रहा था और अभी तक उस बॉम्बर के बारे में कुछ पता नहीं चला जिसने स्कूल के सामने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। इधर पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि जिन 3 लड़कों को एंटी नेशनल समझकर गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया जाता है और उनमें से ही एक लड़का वही है जिसने स्कूटर में बॉम्ब रखकर स्कूल के सामने धमाका करवाया था और उसी का नाम साजिद है। इधर साजिद से मिलने के लिए फैजान का आदमी आता है और उसे बताता है कि फैजान ने उसके लिए एक काम दिया है जो समय आने पर उसे बताया जाएगा। साजिद पर कोई नजर न रखे इसके लिए फैजान ने करीम को सबके सामने रखा ताकि किसी को साजिद पर शक न हो। फैजान को पता था कि गेमिंग कंपनी में काम करने वाले 3 लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए सभी का ध्यान भटकाकर करीम पर डाल दिया गया ताकि मिशन जुल्फिकार के बारे में किसी को पता न चल पाए। इधर हमें पता चलता है कि आसिफ को होश आ जाता है जो इतने दिन से कोमा में था। डॉक्टर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। इधर श्रीकांत पर इंक्वायरी बैठाई जाती है क्योंकि उन्होंने करीम और उसके साथियों को एनकाउंटर करवा दिया था। जांच का आधार ये था कि गेमिंग कंपनी में काम करने वाले तीनों लड़कों को जब भी ड्रॉप बॉक्स से मैसेज मिलता था तभी वो लोग काम करते थे और ये ड्रॉप बॉक्स में मैसेज भेजने का काम करीम करता था। श्रीकांत को पता चला कि उनके पास एक माल आने वाला था और ये मेहमानों की लिस्ट मिली थी जिसमें MP देश पांडे का भी नाम था। उन्हें लग रहा था कि करीम और उसके साथी देश पांडे पर हमला करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन करीम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और इसके आधार पर उसका एनकाउंटर करवाना बिल्कुल भी सही नहीं था। इंक्वायरी टीम भी श्रीकांत के काम से खुश नहीं थी क्योंकि श्रीकांत के पास ये जांच करने के लिए ज्यादा समय नहीं था कि करीम वाकई में आतंकवादी था या नहीं। इसलिए जांच टीम को लग रहा था कि इन सब के पीछे फोर्स 1 का हाथ हो सकता है। इसलिए वो श्रीकांत से पूछते हैं कि एनकाउंटर करने का फैसला किसने लिया। श्रीकांत इसका इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और बताता है कि ये ऑपरेशन उसी का था और इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की है। इधर नर्स मैरी मूसा से आकर बताती है कि उसका साथी आसिफ होश में आ चुका है और ये सुनकर मूसा चौंक जाता है। इधर हम देखते हैं कि वही लड़का साजिद से मिलने आता है और बताता है कि कश्मीर में बाराशत अली नाम का आदमी उसका इंतजार कर रहा है और उसे तुरंत कश्मीर जाने को बोलता है। इधर इन्वेस्टिगेशन के बाद श्रीकांत को श्रीनगर ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि वहाँ जो ऑफिसर काम कर रहा था वो अभी छुट्टी पर है और उसकी छुट्टी खत्म होने के बाद श्रीकांत वापस मुंबई आ जाएगा। इसके बाद श्रीकांत अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाता है, लेकिन जहां वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है वहां किसी और की गाड़ी आ जाती है। श्रीकांत पहले से ही गुस्से में था और वो और गुस्से में आकर गाड़ी में बैठे दोनों लड़कों को मारने लगता है और गाड़ी साइड करने को बोलता है। तभी अथर्व वहां पर आता है और अपने पापा को मारपीट करते हुए देखकर हैरान रहता है। श्रीकांत अपने बेटे से कहता है कि मम्मी को मत बताना। इसके लिए अथर्व पिज्जा और आइसक्रीम खिलाने के लिए बोलता है। श्रीकांत वैसे भी गुस्से में था क्योंकि उसने करीम और उसके साथियों को मार डाला था और वो तीनों आतंकवादी भी नहीं थे। श्रीकांत अपने बॉस को फोन लगाता है और अपनी दिल की बात कहता है कि उसने करीम और उसके दोनों साथियों को मारकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और वो तीनों तो आतंकवादी भी नहीं थे। वो कहता है कि ये बात उसकी फैमिली को बतानी चाहिए, लेकिन उसका बॉस ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सारा इल्जाम उन्हीं पर आ जाएगा और पूरा मीडिया में उनकी बदनामी होगी। दुखी होकर श्रीकांत, जेके और पाशा तीनों शराब पीने के लिए चले जाते हैं क्योंकि तीनों काफी दुखी थे। पाशा भी यही चाहता है
कि उनके परिवार को बताया जाए कि उनके बेटे आतंकवादी नहीं थे, लेकिन श्रीकांत समझाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और अगर किसी को पता चल गया तो देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। इधर सूची अपने दोनों बच्चों को बताती है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और एक नई नौकरी ज्वाइन की है। ये सुनकर दोनों बच्चे भी हैरान होते हैं। उधर हॉस्पिटल में देखते हैं कि मूसा बहुत ज्यादा टेंशन में आता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो चुकी थी और उसे कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो सोचता है कि जिस दिन वो बाहर जाएगा पुलिस वाले उसे वापस जेल भेज देंगे। मैरी उसे समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मूसा बताता है कि अगले दिन उसका और उसकी माँ का जन्मदिन है और दोनों हर साल अपना जन्मदिन एक साथ मनाते हैं। मैरी अपना फोन निकाल कर उसे देती है ताकि वो अपनी माँ से बात कर सके। मूसा अपनी माँ को फोन करता है और उनसे बात करता है। इसके बाद मूसा और मैरी दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। इधर श्रीकांत श्रीनगर जाने की तैयारी करता है क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका था। सूची बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई मिशन पे जा रहा है, लेकिन जेके बताता है कि उसे पनिशमेंट दी गई है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मुंबई वापस आ जाएगा। श्रीकांत जेके को बताता है कि श्रीनगर में उसका कमांडिंग ऑफिसर सलोनी है। सलोनी और श्रीकांत दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और शादी से पहले एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इधर मेजर समीर अपने जनरल साहब को फोन करके बताता है कि उनका आदमी यानी मूसा पूरी तरह ठीक हो गया है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। वो ये भी बताता है कि साजिद तुरंत श्रीनगर पहुंचने वाला है। जनरल समीर को बताते हैं कि जल्द से जल्द मिशन जुल्फिकार का काम शुरू करो और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर पहुंचने के बाद श्रीकांत अपने बॉस को फोन करता है। बॉस बताता है कि मिशन जुल्फिकार का एक इम्पोर्टेंट आदमी श्रीनगर पहुंच चुका है और उसी को ढूंढने का काम श्रीकांत को दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि साजिद भी श्रीनगर पहुंच जाता है। श्रीनगर पहुंचने के बाद श्रीकांत देखता है कि रास्ते में लोग कम और फौजी ज्यादा हैं। इधर हॉस्पिटल में मूसा और मैरी इंटीमेट होते हैं। मूसा बताता है कि उसे आसिफ से मिलने जाना है। वो मैरी का की कार्ड ले लेता है। मैरी घबराने लगती है क्योंकि अगर उसके सुपरवाइजर को पता चला कि उसकी की कार्ड से किसी और ने इस्तेमाल किया है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मूसा उसे यकीन दिलाता है किसी को पता नहीं चलेगा। वो उसकी की कार्ड लेकर आसिफ के कमरे में चला जाता है। आसिफ होश में था। वो गुस्से में मूसा से पूछता है क्या उसने किसी को उसके प्लान के बारे में बताया। मूसा कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मूसा अपने पास से जहर की दवा निकालता है और उसके खून के बोतल में मिला देता है। वो उसे मारना चाहता था क्योंकि मूसा मिशन जुल्फिकार के लिए काम कर रहा था और किसी को भी मिशन जुल्फिकार के बारे में पता न लग जाए, इसलिए उसने आसिफ को मार डाला क्योंकि उसे डर था कि आसिफ मिशन जुल्फिकार के बारे में सबको बता देगा। फिर हमें सीरिया के एक इलाके को दिखाया जाता है जहां पर आईसिस वालों ने अपना कैंप बनाया हुआ था। यहाँ हमें एक साल पहले का समय दिखाया जाता है जब मेजर समीर और फैजान दोनों पहली बार मूसा से मिलने के लिए आते हैं। फैजान मूसा के बारे में बताता है कि वो आईसिस वालों के लिए काम करता है और खतरनाक बॉम्ब बनाता है। मेजर समीर मूसा की बातों से काफी इम्प्रेस होता है और उसे मिशन जुल्फिकार के बारे में पूरी प्लानिंग बताता है। इधर हम श्रीनगर में देखते हैं कि श्रीकांत पहली बार अपने कमांडिंग ऑफिसर सलोनी से मिलता है। उन्हें पता चलता है कि सलोनी भी शादी कर चुकी है और वो उनके पति के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन सलोनी अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बताती। सलोनी जानती है कि श्रीकांत को सजा के तौर पर यहाँ पोस्टिंग दी गई है, इसलिए वो उसे वार्निंग देती है कि यहाँ पर कोई भी काम न करे। श्रीकांत उससे मिशन जुल्फिकार के बारे में पूछता है और ये भी बताता है कि श्रीनगर में एक आदमी आया है जो इस मिशन को पूरा करने के लिए आया है और उसका पूरा डिटेल निकालने को बोलता है। इधर हॉस्पिटल में पता चलता है कि आसिफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उसे दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कंडीशन नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से दिल का दौरा कैसे आया ये किसी को नहीं पता। मैरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जेके सभी डॉक्टर और नर्स को बताता है कि जब तक ये मामला हल नहीं होता कोई भी शहर के बाहर नहीं जाएगा। जेके ये बात श्रीकांत को बताता है और श्रीकांत भी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आसिफ इतने दिनों बाद कोमा से बाहर आया और उसके बाद ही उसकी मौत हो गई। उन्हें लग रहा था कि आसिफ को किसी ने मारा है। श्रीकांत आसिफ की रिपोर्ट भेजने को बोलता है और मूसा को तुरंत जेल भेजने को बोलता है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मूसा को भी कोई आकर मार सकता है। वो जोया और मिलिंद को हॉस्पिटल में ही रहने को बोलता है और बाकी की पुलिस फोर्स बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। जेके मूसा को जेल में ट्रांसफर करने के लिए चला जाता है। इधर सूची अरविंद की कंपनी ज्वाइन कर लेती है और पहली बार ऑफिस में आती है। वो उसका ऑफिस देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि ये तो एक कैफे था और सभी लोग वहीं बैठकर काम कर रहे थे। इधर सलोनी और श्रीकांत को उस इंसान के बारे में पता चल जाता है जो मिशन जुल्फिकार के पीछे है और उस
जिसका नाम है बाराशत अली, और उसके ठिकाने के बारे में उन लोगों को पता चल जाता है। वो सभी मिलकर उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं मिलता। टीम बताती है कि बाराशत अली पाकिस्तान का रहने वाला है और अब वो श्रीनगर आ चुका है, और मिशन जुल्फिकार के लिए कोई भी आता है तो वो बाराशत अली से जरूर मिलने आता है। इसके बाद हम सूची को देखते हैं, जो बहुत दिनों के बाद गाड़ी चला रही थी। उनके दोनों बच्चे उन्हें कहीं घूमने के लिए लेकर जाने को बोलते हैं। सूची उन दोनों को मॉल लेकर आती है, जहाँ वो लोग खाना खाते हैं और शॉपिंग करते हैं। रात के समय श्रीकांत अपने घर में फोन करता है। अथर्व कहता है कि मॉल जाकर उन्हें बहुत मजा आया। धृति भी बताती है कि मम्मी ने नई नौकरी के लिए पार्टी दी थी और अपने लिए बहुत सारे कपड़े भी खरीदे। तभी दोनों देखते हैं कि सूची ने एक नया एप्पल का लैपटॉप लाया है, और ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। श्रीकांत इसके बाद अपने कंप्यूटर पर काम करने लगता है और बाराशत अली के बारे में रिसर्च करता है। रिसर्च में पता चलता है कि बाराशत अली पाकिस्तान और सीरिया से अपने काम को ऑपरेट करता था। उसके साथ और भी 2 लोग काम करते हैं। दूसरे का नाम फैजान है और तीसरे का नाम अल कातिल। श्रीकांत अल कातिल के बारे में रिसर्च करने लगता है और उसका फोटो देखकर उसे मूसा का चेहरा याद आता है, क्योंकि मूसा की शक्ल अल कातिल से हूबहू मिल रही थी। मैचिंग करने के बाद श्रीकांत को यकीन हो जाता है कि अल कातिल ही मूसा है और वही आया है मिशन जुल्फिकार को पूरा करने के लिए। श्रीकांत तुरंत जेके को फोन करता है और बताता है कि अल कातिल ही मूसा है और उसे तुरंत जेल में शिफ्ट करने को बोलता है। जेके और पाशा तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और अपने बॉस को फोन करके बताते हैं कि हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। इधर डॉक्टर मैरी को अपने रूम में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पिछली रात तुम आसिफ के कमरे में क्या करने गई थी, क्योंकि तुम्हारा की कार्ड उसके कमरे में इस्तेमाल हुआ था। इससे मैरी घबरा जाती है। इधर हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी के अंदर 4-5 लोग आते हैं और उनके पास बंदूकें होती हैं। वो सारे लोग मूसा को लेने के लिए आए थे। सभी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार डालते हैं। जेके अपने साथी जयश को फोन करता है और हॉस्पिटल में अलर्ट रहने को बोलता है, क्योंकि शायद हॉस्पिटल पर हमला होने वाला है। जयश जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है, तभी आतंकवादियों में से एक आदमी उस पर हमला करता है और जयश को मार डालता है। फिर वो दूसरे कमरे की ओर जाता है, जहाँ बहुत सारे सुरक्षा गार्ड और नर्स स्टाफ बैठे हुए थे, और उन सभी को भी मार दिया जाता है। जोया ये सब देखकर चौंक जाती है और अपने साथी मिलिंद को मदद के लिए बुलाती है। सभी आतंकवादी मूसा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जोया उन पर हमला करती है और वो सभी जोया पर हमला करने लगते हैं। फिर वहां पर जेके और पाशा अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं। पाशा एक एक करके सबको मार रहा होता है। फिर सभी आतंकवादी गाड़ी में बैठकर वहां से भागते हैं, लेकिन जेके को किसी का फोन आता है और उसे बताता है कि ये सारी आतंकवादी अभी भी हॉस्पिटल में है। तभी एक आतंकवादी सामने आकर पाशा पर हमला करता है। जेके अपनी जान बचाकर भागता है, पर पाशा उस आतंकवादी को भी मार डालता है और उसकी भी जान ले लेता है। जेके ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि पाशा अब मर चुका था। इधर मूसा भी हॉस्पिटल के अंदर था और मैरी उसके साथ थी। मैरी अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन मूसा मैरी को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। ये खबर पूरे न्यूज़ में फैल जाती है कि एनआईए और बाकी फोर्स की लापरवाही की वजह से एक आतंकवादी हॉस्पिटल से फरार हो चुका है, और ये एनआईए और फोर्स की लापरवाही का नतीजा है। इधर मूसा अपने गांव के रिश्तेदार को फोन करता है और अपनी मां मेहरुनिसा के बारे में पूछता है। एक आदमी बताता है कि मेहरुनिसा एक किराए के घर में रहती थी, लेकिन उस किराएदार ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वो घर का किराया नहीं दे पा रही थी। अब वो शायद गल्फ में अपने बेटे के पास चली गई है। ये सुनकर मूसा उदास होता है। इधर साजिद से मिलने के लिए एक आदमी आता है और उसका हालचाल पूछता है। साजिद और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कोई भी आरा गहरा इंसान आकर उससे मिलता है, लेकिन उसे क्या करना है उसे अभी तक बताया नहीं गया था। इसीलिए वो कहता है कि फैजान से कहने के लिए कि वो उससे बात करे कि उसे क्या करना है और कब करना है। इधर श्रीकांत बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उन्होंने पहले करीम और उसके साथियों को मार दिया था जो बेकसूर थे, और अब उनकी वजह से पाशा भी मर चुका है। पाशा की डेड बॉडी को उसके घर लाया जाता है, जहाँ उसकी माँ उसका क्रियाकर्म करवाएगी। माँ से याद आता है कि मूसा हर समय अपनी माँ के बारे में बात करता था, इसलिए श्रीकांत मूसा की माँ के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इधर अरविंद ऑफिस में काम करने के लिए नहीं आता है। सूची जब उसे फोन करती है तो अरविंद बताता है कि उसकी बेटी को बुखार है। सूची ये सुनकर थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अरविंद के घर में उसकी पत्नी भी नहीं थी। सूची अरविंद के घर चली जाती है और उसके और उसकी बेटी के लिए खाना बनाती है। इसके बाद दोनों काम करने लग जाते हैं। तभी अरविंद को उसके कलीग का फोन आता है और उसे बताता है कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इन
इन्वेस्टर्स को उनका प्रोजेक्ट अच्छा लगा और इसका प्रेजेंटेशन देने के लिए उन दोनों को लोनावला जाना पड़ेगा। सूची पहले तो जाने से मना कर देती है, लेकिन अरविंद उसे जाने के लिए मना ही लेता है। इधर मेजर समीर साजिद के बर्ताव से बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि कश्मीर से बार बार साजिद के नाम से फोन आते रहता था कि उसे कब काम दिया जाएगा। समीर फैजान को समझाता है कि वो साजिद को समझाए कि जब समय आएगा तो उसे काम दिया जाएगा और इसके बाद से कश्मीर में कोई भी फोन नहीं आना चाहिए। इधर सलोनी को खबर लगती है कि बाराशत अली एक शादी के लिए बारामुल्ला आने वाला है। उन सभी को यही लग रहा था कि बाराशत अली शादी में इसलिए आने वाला है क्योंकि वहाँ वो उस आदमी से मिलने वाला है जो मिशन जुल्फिकार पूरा करेगा, यानी साजिद से, और उस इलाके में कोई भी आर्मी या पुलिस का आदमी नहीं जा सकता। वो सभी गाँव के बाहर पहुँचते हैं जहाँ शादी हो रही थी। उसके ऊपर अपना ड्रोन भेजते हैं ताकि सब पर नजर रख सकें। उन्हें बाराशत अली नजर आता है जो शादी में आ चुका था। बाराशत अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए आया था और वहाँ हम साजिद को भी देखते हैं जो बाराशत से मिलने आता है। साजिद बहुत परेशान हो चुका था और वो सिर्फ एक बार फैजान से मिलना चाहता है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता कि उसे मिशन में करना क्या है। बाराशत फैजान को फोन लगाता है और साजिद की बात करवाता है। फैजान उसे समझाता है कि जो उसे काम सौंपा गया है वो जल्द से जल्द उसे बताया जाएगा और इसके लिए एक और आदमी उसके पास आएगा जिसका नाम चेतन है। उनकी बात श्रीकांत और उसकी टीम वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा सुन लेती है। वॉइस मैचिंग कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये आवाज फैजान की है जो कि अमेरिका में मोस्ट वांटेड है, लेकिन चेतन कौन है इसके बारे में पता नहीं। टीम का मेंबर बताता है कि चेतन का मतलब मलयालम में बड़ा भाई होता है। ये सुनकर श्रीकांत समझ जाते हैं कि चेतन कोई और नहीं बल्कि मूसा है और मूसा मिशन जुल्फिकार पूरा करने के लिए साजिद से मिलने आया है। इधर श्रीकांत गांव के अंदर जाना चाहता था, लेकिन गांव के अंदर आर्मी वालों को अंदर आना मना है, इसलिए श्रीकांत कश्मीरी कपड़े पहन लेता है और अपने एक साथी के साथ मिलकर गांव के अंदर चला जाता है। जहां शादी हो रही थी उस घर में पहुंचता है। वहां जाकर वो साजिद को पहचान लेता है जिसे इंस्पेक्टर सुरेश ने पहले एंटी नेशनल होने के लिए पकड़ा था। श्रीकांत साजिद का पीछा करता है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। श्रीकांत साजिद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि साजिद भाग रहा था। वो उसका पीछा करने लगता है और अपनी टीम को बैकअप बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन सलोनी उन्हें वापस आने को बोलती है। श्रीकांत साजिद का पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है, लेकिन साजिद गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और सबको बहकाने लगता है कि ये इंडियन आर्मी से है और ये हमें मारने के लिए आया है। श्रीकांत सभी को समझाने की कोशिश करता है ये आतंकवादी है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता नहीं। तभी सलोनी वहां बंदूक लेकर आती है और सबको समझाती है कि अगर इस आदमी को कुछ भी हुआ तो इंडियन आर्मी गांव के अंदर आ जाएगी और सबको मारेगी, और जिस आदमी को वो यहाँ पकड़ने के लिए आया था वो एक आतंकवादी है जो मुंबई का रहने वाला है। ये सुनकर गाँव वाले श्रीकांत को छोड़ देते हैं। श्रीकांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मूसा और साजिद दोनों कहाँ पर छुपे हैं। उन्हें पता है कि वो दोनों फैजान से बात कर रहे थे और फैजान बलूचिस्तान में छुपा हुआ है। उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान में रॉ का एक एजेंट है, उसे ढूंढने में मदद करेगा। इधर हम मूसा को देखते हैं जो एक ट्रक में बैठकर अपने लोकेशन की तरफ जा रहा था। ट्रक ड्राइवर उसे रास्ते में उतारना चाहता है क्योंकि उसे दूसरे रास्ते की ओर जाना था, लेकिन मूसा ड्राइवर को मार देता है और वहां से चला जाता है। फैजान को ढूंढने के लिए श्रीकांत और उसकी टीम के पास साजिद का वॉइस सैंपल भी था, जिसकी मदद से वो फैजान को ढूंढ सकते थे। इसके बाद श्रीकांत CIA जनरल ब्रूस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने फैजान को ढूंढ लिया है जो कि बलूचिस्तान में छुपा हुआ है। वो कहता है कि जब वो पकड़ा जाएगा तो श्रीकांत एक बार अकेले में उसे मिलना चाहता है। ब्रूस उसकी बात मान लेता है और सैटेलाइट से बलूचिस्तान का नक्शा निकालता है जहाँ पर फैजान छुपा हुआ हो सकता है। श्रीकांत फैजान को फोन लगाते हैं जिसमें साजिद की आवाज को लूप में चलाया जाता है। साजिद बार बार कहता है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सुनकर फैजान नेटवर्क ठीक करने के लिए घर की छत पर चला जाता है और तभी CIA की टीम फैजान को पकड़ लेती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच जाता है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही आतंकवादियों के कारण बदनाम हो चुका था और फैजान के पकड़े जाने के बाद अमेरिका पाकिस्तान को जो एड देता था उस पर असर पड़ सकता है। ये भी पता चलता है कि इसके पीछे ISI के सदस्य और जनरल अंसारी का भी हाथ है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आर्मी के जनरल खुर्शीद को बताते हैं कि अंसारी को ढूंढने और ISI के उस सदस्य को भी ढूंढने के लिए जो फैजान के साथ काम कर रहा था। इधर सूची अपने दोनों बच्चों को बताती है कि वो अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए लोनावला जा रही है और रात को आते आते उन्हें देर हो जाएगी, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के पास जाकर खाना खा सकते हैं। तभी अरविंद भी सूची से मिलने के लिए उसके घर आता है और बताता है कि उनका बॉस निखिल वो भी सीधा लोनावला पहुंच जाएगा, लेकिन धृति अरविंद को देखकर समझ गई थी कि उसकी माँ का और अरविंद का कुछ तो चल रहा है। इधर श्रीकांत
अपने बॉस को फोन लगाता है और बताता है कि अमेरिकन फैजान को अमेरिका वापस लेकर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रीकांत फैजान से इंट्रोगेट करना चाहता है क्योंकि उसे मिशन जुल्फिकार के बारे में पता करना था और मूसा और साजिद कहाँ पर है ये सिर्फ फैजान को पता है। इसीलिए वो उसे अपने बॉस से कहता है कि अनऑफिशियली बलूचिस्तान जाना चाहता है, लेकिन उसका बॉस बताता है कि अगर बलूचिस्तान में तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी NIA नहीं लेगी। इधर जनरल अंसारी बहुत परेशान था क्योंकि फैजान पकड़ा गया और मिशन जुल्फिकार के बारे में सबको अब पता चल जाएगा, लेकिन मेजर समीर बताता है कि फैजान को मिशन जुल्फिकार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मिशन जुल्फिकार का फेज 2 शुरू करने को बोलता है। इधर श्रीकांत अफगानिस्तान पहुंच जाता है जहां उसे लेने के लिए रॉ का एक एजेंट जसमीत आता है। जसमीत बताता है कि श्रीकांत ने अपना नाम बदलकर फरहान अहमद रखा है और दोनों मसालों का कारोबार करते हैं और अगर कोई भी उनसे पूछेगा तो उन्हें यही बताना होगा। जसमीत 17 साल से बलूचिस्तान में रह रहा है और उसकी पूरी फैमिली यहीं पर रह रही है, लेकिन उसकी पैदाइश पंजाब में हुई थी। इधर सूची और अरविंद दोनों लोनावला पहुंच जाते हैं अपनी कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए और वहां पर उनका बॉस निखिल भी आ चुका था। उसकी कंपनी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट को बहुत सारे क्लाइंट ने पसंद करना शुरू कर दिया था क्योंकि सूची ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाना शुरू किया, जिससे सभी इन्वेस्टर्स उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। सूची अपनी बेटी धृति को फोन करती है और घर का हालचाल पूछती है, लेकिन उसकी बेटी कहती है यहाँ सब कुछ ठीक है। इधर श्रीकांत और जसमीत दोनों बलूचिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचते हैं जहां पुलिस की पहरेदारी थी। पुलिस उन दोनों का पासपोर्ट चेक करने लगती है, लेकिन अचानक एक पुलिस वाला किसी को फोन करने के लिए चला जाता है। श्रीकांत पुलिस वाले को रिश्वत देता है, इसके बाद उन्हें जाने की परमिशन मिल जाती है। जसमीत बहुत ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि श्रीकांत ने पुलिस वाले को रिश्वत दी, लेकिन श्रीकांत बताता है कि जो पुलिस वाला फोन करने के लिए गया वो बिना डायल किए हुए फोन पर बात कर रहा था। यह देखकर श्रीकांत समझ गया था कि वो लोग उसे बस डराने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए श्रीकांत ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। इधर हम देखते हैं कि धृति रात के समय अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए चली जाती है। उसका भाई अथर्व घर में अकेला था और पूरे घर में वो अकेला खेलना चालू कर देता है और अपने पापा के प्राइवेट रूम के ताले को भी खोल देता है और उनके रूम की तलाशी लेने लगता है, जहां उसे अपने पापा का बंदूक मिलता है। धृति अपने दोस्त की पार्टी में जाती है और उसके दोस्त उसे एक गोली खाने को देते हैं, लेकिन वो नहीं खाती। फिर उसका एक दोस्त उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन धृति उसे जोर से धक्का मारती है। ये देखकर उसका दोस्त उसे पार्टी से निकाल देता है। धृति रोते हुए अपने घर की ओर आती है। अथर्व अपने पिता की बंदूक से खेलने लगता है और अचानक अपनी दीदी के आने से पहले बंदूक को छुपा देता है। वो देखता है कि उसकी दीदी रो रही थी। इधर लोनावला में उनकी मीटिंग खत्म होती है और सभी अपने अपने होटल की तरफ चले जाते हैं। सूची और अरविंद एक ही कमरे में रह रहे थे और दोनों को नींद नहीं आ रही थी। इधर श्रीकांत और जसमीत अपने बताए हुए लोकेशन पर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, जहां फैजान को ब्रूस और उसकी टीम लेने के लिए आने वाली थी। सुबह होते ही सूची वापस अपने घर जाती है और देखती है कि पूरा घर कचरे से भरा हुआ था और उनके दोनों बच्चे सो रहे हैं। उसके बाद वो श्रीकांत को फोन लगाती है और हालचाल पूछने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद श्रीकांत फैजान को पकड़ने के लिए अंदर चला जाता है। श्रीकांत अपनी टीम के साथ मिलकर फैजान को पकड़ने के लिए जाता है और श्रीकांत फैजान को बताता है कि हम सब पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पैगाम आया है कि फैजान को 2 ऑप्शन दिया जाए। पहला ऑप्शन यह है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो सऊदी चला जाए और ये बता दे कि उसने इंडिया में मिशन जुल्फिकार पूरा करने के लिए जो 2 आदमी भेजे हैं उसे रद्द करने के लिए कहे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि फैजान को यहीं पर मार डालना चाहिए। फैजान फैसला करता है कि वो सऊदी चला जाएगा, इसलिए उसे पासपोर्ट और वीजा दे दिया जाता है। जब उसे बाहर लेकर आया जाता है तब फैजान देखता है कि CIA की टीम उसे लेने के लिए आई है। यह देखकर फैजान समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे अमेरिका ले जाया जाता है। श्रीकांत अपने दोनों बॉस को फोन करता है और बताता है कि मूसा और साजिद दोनों को फैजान ने ट्रेनिंग दी थी और लश्कर में ये तीनों मिलकर एक जहरीली गैस बना रहे थे जो ये लोग कश्मीर लेकर आए हैं, यानी कि ये जहरीली गैस अभी कश्मीर में किसी इलाके में छुपाया गया है। असली प्लान ये था कि आसिफ जो मारा जा चुका है वो सारा जहरीली गैस का कंटेनर कश्मीर से दिल्ली लेकर आएगा और मूसा इन जहरीली गैसों से बम बनाएगा। इसके बाद दिल्ली के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जाएगा और आसिफ के पकड़े जाने के बाद ये काम साजिद को दिया गया है और उसे पूरा यकीन है कि साजिद जहरीली गैस का स्टॉक अपने पास रखेगा और वो सारा स्टॉक लेकर दिल्ली लेकर आएगा और वहीं पर मूसा के साथ मिलकर बॉम्ब बनाएगा। और अगर यह हमला हुआ तो यह एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा और यही जनरल अंसारी चाहता है और इसी के चलते जनरल तख्ता पलट कर देना चाहता है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। और इन सब के पीछे मेजर समीर का हाथ है और अगर मेजर समीर पकड़ा गया तो इस मिशन को खत्म किया
किया जा सकता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सरकार दोनों को मिलकर इसका हल ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये मिशन पूरा हो गया तो दोनों देशों की बहुत बदनामी होगी। श्रीकांत का बॉस कुलकर्णी भारत के प्राइम मिनिस्टर को फोन करता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर इस पूरे मामले को सुनते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करना है। कुलकर्णी बताते हैं कि आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी होगी और उन्हें अपने आदमियों को रोकना होगा जो इस मिशन के पीछे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये भी पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। कुलकर्णी बताते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में हमारा एक आदमी है जिस पर मुझे बहुत भरोसा है। इसके बाद हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से भारत के अंदर घुस रहे थे और उनके पास एक बैग भी था। उस बैग में जहरीली गैस का कंटेनर रखा हुआ था। एक एक कंटेनर रोजाना पाकिस्तान से कश्मीर लाया जाता था और अब बहुत सारा जहरीली गैस का कंटेनर जमा हो चुका था। इस काम में 3 साल लग चुके थे। साजिद ये सब देखकर खुश होता है क्योंकि उसी जहरीली गैस की मदद से बॉम्ब बनाना है। वो कहता है कि उसे एक गाड़ी की जरूरत है जिससे वो सारा कंटेनर दिल्ली लेकर जा सके। इधर एनआईए के ऑफिस में हम देखते हैं कि अजीत करीम के मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। उसका फोन अनलॉक भी हो जाता है, लेकिन गलती से एक मैसेज करीम की गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। ये सुनकर जे के टेंशन में आ जाता है और शिंदे को बुलाने के लिए बोलता है, जो विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल के बाहर चाय की दुकान लगाता था। इधर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जनरल अंसारी से मिलने के लिए उसके घर आता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उससे मिशन जुल्फिकार के बारे में पूछता है, लेकिन अंसारी मिशन जुल्फिकार के बारे में कुछ भी नहीं बताता। प्राइम मिनिस्टर उसे चेतावनी देता है कि फिलहाल वो भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये जंग हुई तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और वो 10 साल पीछे चला जाएगा। पर जनरल अंसारी कहता है कि वो जुल्फिकार के बारे में कुछ भी नहीं जानता और जो कोई भी इसके पीछे है वो अपना मिशन जरूर पूरा करके रहेगा। जनरल अंसारी के ऊपर करप्शन का एक केस भी चल रहा था। अगर वो जुल्फिकार को रोकने में मदद करता है तो उसके ऊपर से भ्रष्टाचार का मामला रद्द कर दिया जाएगा। पर जनरल अंसारी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के लिए नया चीफ ऑफ आर्मी नियुक्त करने वाला है और उसे वो कुर्सी चाहिए, तभी वो मिशन जुल्फिकार को रोकने में मदद करेगा। इधर पाकिस्तान की आर्मी मेजर समीर का पता लगा लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर भारत में शिंदे ये जानने के लिए कि करीम का कौन सा मैसेज भेजा गया, करीम की गर्लफ्रेंड जोनाली के घर चला जाता है उसे पूछताछ करने, लेकिन जोनाली बताती है कि जब तक वो जिंदा था तब तक मैसेज आते थे। ये सुनकर शिंदे समझ जाता है कि करीम के मरने के बाद भी उसे एक मैसेज आया था। जोनाली बता देती है कि उनके पास करीम का एक मैसेज आया जिसमें इंक लिखा था, लेकिन शिंदे को इसका मतलब नहीं समझ आया। जोनाली की माँ शिंदे और उसके आदमियों को घर से बाहर जाने को बोलती है और बताती है कि करीम ने पहले एक नेता के ऊपर इंक से हमला किया था, लेकिन इसका क्या मतलब है ये किसी को समझ नहीं आया। इसके बाद हम एक कारखाने को देखते हैं जहाँ एक इंजीनियर अपनी शिफ्ट खत्म करके बार में शराब पीने के लिए जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उस इंजीनियर की पत्नी का फोन आता है और उसे तुरंत घर आने को बोलती है। वो इंजीनियर चला जाता है, लेकिन वो आदमी जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था वो पूरा वीडियो बना लेता है और एक दूसरे लड़के को ले जाकर देता है। वो लड़का ये वीडियो मूसा को देता है और कहता है कि जब तक काम करने के लिए ना बोला जाए तब तक कुछ मत करना। इधर सलोनी को एक वीडियो मिलता है जिसमें करीम एक पॉलिटिशियन के ऊपर इंक से हमला करता है। सलोनी को लग रहा है कि शायद करीम एक और इंक अटैक करने वाला था, लेकिन इससे फायदा क्या होगा। लेकिन करीम की हत्या होने के बाद उसका सारा सामान पुलिस के पास है। सिर्फ एक चीज पुलिस के पास नहीं है, वो है करीम का बॉडी कैमरा, और उसी को सलोनी ढूंढना चाहती है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जिसे देखना जरूरी है। इधर मेजर समीर को बंदी बनाकर रखा जाता है। उसे मिलने के लिए पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर खुर्शीद आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो जहरीली गैस के कंटेनर के बारे में क्या जानता है, लेकिन समीर कुछ भी नहीं बताता। फिर खुर्शीद बताता है कि जनरल अंसारी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने हाथ मिला लिया है, और ये जानकर समीर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि जनरल अंसारी ने अपने फायदे के लिए समीर की जान खतरे में डाल दी। समीर जहरीली गैस कंटेनर का लोकेशन बता देता है। ये खबर जानने के बाद खुर्शीद कुलकर्णी को फोन करके जहरीली गैस के कंटेनर का लोकेशन बता देता है और वो श्रीकांत को बताता है कि तुरंत लोकेशन पर पहुंचो। श्रीकांत सलोनी के साथ मिलकर साजिद और कंटेनर को पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाता है। इधर समीर को बंदी बनाकर रखा जाता है। तभी उसे मिलने के लिए एक पाकिस्तान फौजी आता है जो उसे बताता है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो अपना फोन उसे देता है। समीर उसका फोन लेकर बाराशात अली
को फोन करता है। उसे बताता है कि साजिद को जहरीली गैस का कंटेनर ले जाने से रोके और ये भी बताता है कि साजिद को दिल्ली जाने के लिए बोला जाए, जहां वो मूसा से मिलेगा और उसके बाद उसे क्या करना है ये उसे आगे पता चल जाएगा। साजिद जहरीली गैस का कंटेनर लेकर दिल्ली की तरफ जाने लगता है। बाराशात अपने आदमियों के साथ मिलकर साजिद को रोकने की कोशिश करता है। बशारत साजिद को समझाता है कि फिलहाल कंटेनर को यहीं रखने के लिए, क्योंकि मिशन कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है। ये सुनकर साजिद गुस्से में आ जाता है और वो उसकी बात नहीं मानता और कंटेनर लेकर दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ता है। वो किसी की बात नहीं मान रहा था और बशारत उसके सामने बंदूक डाल देता है। तभी उन्हें एनआईए का ड्रोन दिखाई देने लगता है जो उनके ऊपर नजर रख रहा था। सभी ड्रोन के ऊपर हमला करने लगते हैं और ड्रोन नष्ट हो जाता है। श्रीकांत की आधी टीम वहीं पर मौजूद थी और वो सभी बशारत और साजिद के आदमियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में बशारत भी मर जाता है और साजिद ट्रक लेकर भागने लगता है जिसमें कंटेनर था। सभी को अलर्ट कर दिया जाता है कि साजिद गाड़ी लेकर उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन जब ट्रक आ रही थी तब ट्रक का पहिया नुकीले कील वाली पट्टी से टकरा जाता है जिससे टायर फट जाता है। साजिद गाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान बचाता है और ट्रक सीधे नीचे नदी में गिर जाता है और सारी जहरीली गैस का कंटेनर भी बाहर आ जाता है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कोई भी कंटेनर लीक नहीं हुआ। अगर लीक हो जाता तो और भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती। मिशन पूरा हो जाने के बाद श्रीकांत वापस मुंबई चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सलोनी ने अभी तक शादी नहीं की है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। इधर हम साजिद को देखते हैं जो दिल्ली पहुंच जाता है और मूसा से जाकर मिलता है। साजिद खुद से बहुत नाराज था क्योंकि फैजान ने उसके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन मूसा बताता है कि फैजान गिरफ्तार हो चुका है। उसे सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया। मेजर समीर भी गिरफ्तार हो चुका है और जनरल अंसारी ने हमें धोखा देकर पाकिस्तान आर्मी के साथ हाथ मिला लिया। ये सब जानने के बाद साजिद को लग रहा था कि अब मिशन जुल्फिकार खत्म हो चुका है, लेकिन मूसा बताता है कि मिशन जुल्फिकार अभी भी खत्म नहीं हुआ। उसके पास प्लान बी है जिससे वो अपने अधूरे मिशन को पूरा कर सकते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मेजर समीर पहली बार मूसा से मिलने के लिए आया था। वो उसे मिशन जुल्फिकार के बारे में बताया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेजर समीर ने मूसा से कहा था कि अगर मिशन के दौरान कोई गड़बड़ी होती है और कोई उसे मिशन अबॉर्ट करने को बोलता है तो इसका मतलब एक ही होगा, प्लान बी। इसलिए मेजर समीर मूसा से प्लान बी बनवाने के लिए कहता है कि अगर पहला प्लान कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी शुरू करना। मूसा साजिद से कहता है कि दिल्ली में एक बॉम्ब बहुत दिनों से रखा हुआ है जिसे सिर्फ उन्हें एक्टिवेट करना है और एक ऐसा धमाका होगा जो 26 से 11 से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इधर हम देखते हैं कि श्रीकांत घर वापस आ चुका था और सूची और बच्चों के साथ मिलकर हॉलीडे पर जाने की प्लानिंग बनाता है। फिर श्रीकांत अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और धृति अपने पापा से नाराज होती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके मम्मी पापा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। फिर श्रीकांत जेके के साथ मिलकर वड़ा पाव खाने के लिए चला जाता है। वहाँ कुछ लोग मोबाइल में खबर पढ़ रहे थे कि भारत पर ऐसा हमला होने वाला था जो 26 से 11 से भी ज्यादा खतरनाक होता और इस हमले को रोकने के पीछे एनआईए का हाथ था। दोनों अपने ऑफिस पहुंचते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि मिशन जुल्फिकार खत्म हो गया। पर तभी श्रीकांत को उसके बॉस का फोन आता है और उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है। ये रिकॉर्डिंग मेजर समीर और बशारत के बीच बातचीत की है। वो लोग समझ गए थे कि मिशन जुल्फिकार अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि मूसा और साजिद मिलकर एक दूसरा बम बनाने की तैयारी में है जो दिल्ली में है। इधर दिल्ली के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो एक ट्रक लेकर भागने की कोशिश करता है। साजिद एक बार में आता है और वहां वैभव थेरानी नाम के उस इंजीनियर से मिलता है जिसकी इंटीमेट वीडियो बनाई गई थी। वो इंजीनियर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। साजिद उसे धमकी देता है कि ये वीडियो तुम्हारी पत्नी के पास चला जाएगा और ये भी बताता है कि तुम्हारे पास एक काम आने वाला है जिसे तुम्हें बस पूरा करना है। ये कहकर साजिद वहां से चला जाता है। इसके बाद जोनाली को देखते हैं जो विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे वाले इलाके में आती है जहां करीम रहता था। वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। वो एक लड़के से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला था क्या। लड़का बताता है यहाँ पर उसे एक कैमरा मिला। लड़का कुछ पैसा लेता है और उसे कैमरा दे देता है। इधर ऑफिस में देखते हैं कि श्रीकांत अपनी टीम को बताता है कि मूसा और साजिद की फोटो सभी पुलिस स्टेशन भेज दी जाए और जो कोई भी उन्हें पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इधर एक ढाबे के मालिक अखबार में पढ़ते हैं कि मूसा और साजिद के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस जब उस ढाबे पर आती है तो मालिक उसे एक औरत के पास लेकर जाता है। असल में वो औरत मूसा की माँ है। ये खबर श्रीकांत को भी लग जाती है। श्रीकांत जेके से कहता है उसकी माँ को तुरंत दिल्ली लेकर आने। तभी उन्हें एक और खबर मिलती है कि दिल्ली में एक बार में साजिद को देखा गया है। फिर 2 लोग बार चले जाते हैं साजिद का पता लगाने। इधर जोनाली को कैमरा मिल जाता है और जब वो कैमरा चलाती है उसमें एक वीडियो होता है। वीडियो में करीम बताता है कि जिस तरह MP देशपांडे के आदमियों
ने मिलकर 2 मुसलमानों को मारा था। क्योंकि उन लोगों ने अपने गाड़ी में गो मांस लेकर जा रहे थे, इसीलिए करीम फैसला करता है कि अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर देश पांडे को गोमांस खिलाएगा। इधर बार पहुंचने के बाद जोया और मिलिंद बारटेंडर को साजिद का फोटो दिखाते हैं। बारटेंडर साजिद का फोटो देखकर पहचान जाता है कि ये यहाँ पर आया था और वैभव से मिलने के लिए आया था। वैभव थिरानी वही आदमी है जो फैक्ट्री में इंजीनियर का काम करता था। जोया अपने ऑफिस फोन करती है और वैभव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है। फिर पता चलता है कि वैभव जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करता था उसका नाम ओरायन केमिकल फैक्ट्री है और उसमें प्रोडक्शन इंजीनियर का वो काम करता था। श्रीकांत को सब कुछ समझ आ जाता है कि मूसा और साजिद मिलकर इस केमिकल फैक्ट्री के ऊपर ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होगा और यह धमाका 26/11 से भी भयंकर होगा। और यही मूसा का प्लान बी था। उन लोगों को पता चलता है कि वैभव अभी तक घर नहीं पहुंचा क्योंकि उसकी पत्नी ने बताया कि वो हमेशा घर समय पे आ जाता था। श्रीकांत समझ जाता है कि वो अभी फैक्ट्री में ही होगा। फैक्ट्री पहुंचने के बाद जोया और मिलिंद सिक्योरिटी से गेट खोलने को बोलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलने से मना कर देता है और वो सभी लोग मूसा के ही आदमी थे क्योंकि असली गार्ड तो मर चुका था। थोड़ी देर बहस होने के बाद गार्ड गेट खोल देता है और दोनों तहकीकात करने के लिए चले जाते हैं। इधर कंट्रोल रूम में वैभव मूसा को सारे केमिकल प्रोडक्शन के बारे में समझाता है। मूसा सारे केमिकल प्रोडक्शन को चालू करने को बोलता है, लेकिन जिसके लिए पासवर्ड की जरूरत थी। वैभव पासवर्ड देकर प्रोडक्शन चालू करता है, तभी मूसा वैभव को मार डालता है। कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद जोया और मिलिंद देखते हैं कि कंट्रोल रूम में कोई भी नहीं है, यानी कि वैभव यहाँ पर नहीं था। श्रीकांत उन दोनों को वापस ऑफिस आने को बोलता है। मूसा और साजिद वापस कंट्रोल रूम आते हैं। मूसा फिर से कंपनी का सॉफ्टवेयर चालू कर देता है और साजिद को समझाता है कि यहाँ पर एक चेंबर है जिसमें फैक्ट्री का जितना भी जहरीला गैस है उसे कॉस्टिक सोडा चेंबर से गुजरने के बाद सारा जहरीला गैस खत्म हो जाता है और मूसा कॉस्टिक सोडा चेंबर को डिसेबल करने की कोशिश कर रहा है ताकि जहरीली गैस खत्म ना हो पाए। मूसा ये भी बताता है कि बाहर जो चेंबर से आग निकल रही है वो चेंबर से जितनी भी जहरीली गैस निकलती है उसे बाहर फैलने से रोकता है। मूसा चेंबर को डिसेबल कर देता है, जिसके चलते सारा जहरीला गैस चेंबर से बाहर निकलेगा और पूरे दिल्ली में फैल जाएगा, जिसके कारण लोगों की मौत हो जाएगी। इधर मिलिंद और जोया वापस जा रहे थे, तब उन्हें शक हो रहा था गार्ड के ऊपर क्योंकि गार्ड बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था और कंट्रोल रूम के अंदर कंप्यूटर भी चालू था जबकि पूरे फैक्ट्री में कोई भी नहीं था और वहां पर एक टैंकर भी खड़ा पड़ा था और ये वही टैंकर था जो पिछले 48 घंटों के अंदर चोरी किया गया था। वो दोनों वापस फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। इधर फैक्ट्री में देखते हैं कि मूसा और साजिद दोनों गाड़ी लेकर दिल्ली से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि आधी रात में यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और उसके बाद जो जहरीला गैस निकलेगा उससे पूरा दिल्ली तड़प उठेगा और ये ऐसी गैस है जिसके कारण सभी लोगों को जानलेवा बीमारी लगेगी और अगर कोई बच्चा जन्म भी लेता है तो उसे भी ये जानलेवा बीमारी लग जाएगी। मूसा अपने सुरक्षा गार्डों को रात भर रहने के लिए बोलता है और सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाने को बोलता है। साजिद ये देखकर थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उसे लगा कि बीच रात में ही यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। मूसा उसे समझाता है कि ये सभी लोग मारे जाएंगे और मरने के बाद तो जन्नत नसीब होती है और मिशन पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। इधर ऑफिस में पता चलता है कि मूसा की माँ वहां पर आ चुकी थी। इधर मूसा और साजिद गाड़ी लेकर दिल्ली के बाहर जाने लगते हैं और पेट्रोल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर मिलते हैं। तभी मूसा देखता है कि खबरों में न्यूज चल रही है कि उसकी माँ दिल्ली में है और वो उसे मिलना चाहती है। ये देखकर वो रोने लगता है क्योंकि कुछ ही देर बाद गैस लीक होने वाला था और वो अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसलिए वो वापस फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। लेकिन साजिद समझाता है कि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन मूसा अपनी माँ को अब मरते हुए देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो वापस फैक्ट्री जाकर गैस लीक को बंद कर देना चाहता था और इस मिशन को कुछ दिनों के लिए रोकना चाहता था। लेकिन साजिद ऐसा नहीं चाहता और वो उसके सामने बंदूक तान देता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसके चलते गाड़ी पलट जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं लेकिन आखिरकार साजिद मूसा को मार डालता है। इधर फैक्ट्री पहुंचने के बाद मिलिंद और जोया पीछे वाले रास्ते से फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं और कंट्रोल रूम के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी सुरक्षा गार्ड उनके ऊपर हमला करता है। मिलिंद घायल हो जाता है और जोया पूरी तरह फंस जाती है। दोनों को लग रहा था कि आज वो लोग मर जाएंगे। इधर ऑफिस में श्रीकांत को खबर लगती है कि मूसा मर चुका है। श्रीकांत जेके के साथ मिलकर उसकी डेड बॉडी देखने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैक्ट्री का चेंबर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और चेंबर फट जाता है जिससे कि सारा जहरीला गैस निकलने लगता है और इसी के साथ फैमिली मैन सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।